आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 48। इस कहानी का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पांव के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी पथराई निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पांव को खींचकर वश से लगा लिया। फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख दिया और बैठा बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पांव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहां से कहां पहुंची है, चंदर कहां से कहां पहुंच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुई सारी मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाए दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंदर, पड़े रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी मैं सो सकूंगी, इसका मुझे विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया तुमने, एक क्षण की आत्मवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े पड़े जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहां मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जाग उठा था। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षणभर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, मैं जाग रही हूं, तुम्ही ने मुझे उठाया है। चंदर, कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं अस्थायित्व नहीं, इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूं कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूं। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं और फिर भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट कर दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी, तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों में बिखर जाने के लिए, जादूगर ने कही कि देखो सुधा, पिछली दफा तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुच मेरे मन में तुम्हारे लिए पैदा हो गई थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनके चरम लक्ष्य हैं। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी मेरे मन का दार्शनिक गुरु हो गया। इसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुष तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है।
इसीलिए मन ही मन तुमसे चिढ़ सी हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा होता गया और उसी के पीछे तुमको ही नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सा करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने से पहले बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसीलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि आदर्शवादी प्यार की प्रक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर यह संस्कार मेरे व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी छड़ाए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता भी धो दी है। बोलो, कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई, उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे गेसु की बातों में उस दिन लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी छिड़ टिमटिमाती हुई सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की अभी कैसी अजब सी गति है? सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में मैंने एक जगह टीका में पढ़ा था चंदर, कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यार। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया, चंदर बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों यह हाल होता। मनमौजी हो, जब चाहे खुश हो गए, जब चाहे नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेते आई। चंदर ने एक आम की फाक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल में हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से तो मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूं तो भी कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले कर तुम्हें चिरमक तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। कहाँ चले भाईजान, बैठिए ना। नहा लूं तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वो आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा, गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पांव को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात, कहो तो वह चीज ही तुम्हें दे दूं। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली।
उनके दिल से तो तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास ले आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल से दूं तुम्हारे लिए। उसके बाद चंदर बाजार गया। कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा भी नहीं सकी। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।